एक बटन दबा के 300 करोड़ का माल ही भेज दिया। एक दिन में, एक सेकंड में 300 करोड़ का माल भेज दिया, और वो एक ऑपरेटर है। लोगों को लगता है ऑपरेटर मतलब बस स्टॉक ऑप्शन, ना भैया, इसको ध्यान से सुनो, एक ऑपरेटर कैसा काम करता है। जैसा हमारा लास्ट थंबनेल था उसी के जैसे, वो सही में कॉल वाला काम होता है। आज उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। वो ऑपरेटर कॉल करेगा एक प्राइम ब्रोकर को, तो उसको कॉल करके क्या बोलेगा, मैथ्यू हैज सेड दैट बाय 220 द लीक्ड पेपर्स हैव टू बी सबमिटेड एट एनी कॉस्ट। अब बोलोगे ये क्या बकवास है, अब इसको समझो। मैथ्यू एक एफआईआई है जिसने कहा है पेपर्स को सेटल डाउन करना, मतलब शॉर्ट करने बोला है एट 320। 320 क्या है? 320 टाइम नहीं है, 320 इज द कोड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। बीएससी में कभी देखा है कोड रहता है 475127, ये कोड रहता है। उन्होंने अपने अलग ही बना रखे होंगे। क्यों? कल को अगर कोई फोन ट्रैक कर रहा है, होते हैं, समझ में ही ना। इसी तरह से होता है जैसे मूवीज में बोलते हैं दूल्हे की शेरवानी पहुंचा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इस कंपनी के लिए पूरा सर्वर डाउनलोड किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप समझो पूरे इंटरनेट को डाउनलोड किया जा रहा था एक कंपनी के चक्कर में, कि केमन आइलैंड में कौन सी कंपनी कब बनी, कौन सी शेल कंपनी बनी, एक ही कंपनी के लिए सारी की जा रही है। तो ये इतनी डेप्थ में रिसर्च करते हैं। ये डेटा पब्लिकली होता है या वो भी नहीं, ये निकलवाया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल कोई बड़ी एजेंसी है, उसको थोड़ा बहुत कुछ किया, इतना बड़ा काम कर रहे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हल्का फुल्का। ये चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं और आप एक्सेस करते हम नहीं कर सकते, ये ऐसी ऐसी लेवल की चीज है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप एक तरीके से सोचो, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में बोले तो ये 5 लोग ऐसे एक्सेस करते हैं डेटा, जैसे इंडिया में अगर बैठे तो उनके पास सारे इंडिया के जो 140 करोड़ लोग के आधार कार्ड के डिटेल आ गए, इस तरह के उस लेवल के। तो ये 2 जन जो लीड करते हैं, मार्को पॉलिस हो गया और उसका जो दोस्त हो गया, ये दोनों और जो इनके 5 लोगों की टीम है, ये लोग डेटा निकालते हैं और ये डेटा पूरा रिसर्च करके, अब ये लोग पब्लिक पहले नहीं करते, लोगों को लगता है ये पब्लिक करते फिर मार्केट में गिरता है, ये पहले वो हेज फंड्स को देते हैं। ओके पोजीशन बनाने के लिए। अब ये हेज फंड सारे शॉर्ट सेलिंग हेज फंड्स होते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले बेचेंगे फिर निकालेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, बेचना कैश में पॉसिबल नहीं है, डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी बेचेंगे, ठोक के कमाएंगे, ठोक के कमाएंगे। तो ये लोग पहले 1-1.5 महीने तक अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। वो जब पोजीशन, अब ये शॉर्ट पोजीशन अलग अलग एसेट क्लास में बन सकते हैं, कोई फ्यूचर ऑप्शन में करेगा, कोई स्वैप्स में करेगा। जैसे यहाँ के केस में, बिकॉज इंडिया में वो पॉसिबल नहीं था, तो बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि इनके बॉन्ड्स काफी लिस्टेड थे, ये डुंडनबर्ग ने जिनका रिपोर्ट निकाला हमारे देश के अरबपति का, तो उनके बॉन्ड्स पे इन लोगों ने बनाना शुरू किया था। ये जैसे ही बनाएंगे, पोजीशन बन गई 1.5 महीना, फिर ये अपना रिपोर्ट निकालेंगे कि बॉस एक कंप्लीट रिपोर्ट निकाली जाएगी धड़ धड़ करके कि इसमें ये घोटाला, इसमें ये घोटाला, ये सारे एलिगेशन है। अब यहाँ पे सेंटिमेंट खराब होता है, सेंटिमेंट खराब होता है, उनके शॉर्ट सेलिंग तो बने हुए हैं, दूसरों के बने। अब जो डेटा पड़ेगा उसको भी दिख रहा है कि यहां तो शॉर्ट्स बन रहे हैं, वो सेल करेगा। जो वॉल्यूम पड़ेगा, अब उसको वॉल्यूम दिख रहा है, वो शॉर्ट सेल करेगा। जो इंस्टीट्यूशन है जिसको डर लगेगा, वो शॉर्ट सेल करेगा। एक साइकिल चल जाता है, साइकिल है, और लास्ट में रिटेल होता है, जिनके पास शेयर पड़े वो अपने निकालेंगे, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो जाती है। तो इस चक्कर में ये डुंडनबर्ग का रिपोर्ट जो इधर आया, तो टॉप से अगर आप देखोगे 80% डिक्लाइन हो गए। और उस समय पे कुछ शेयर जो फ्लैगशिप कंपनी थी, क्योंकि उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन स्टेक भी है, वो हल्के पुल्के रिकवर हो गए। लेकिन आज के समय पे भी उनकी जो मैक्सिमम कंपनी जिसमें रिटेल का इंटरेस्ट है, वो अभी 80% नीचे, अगर आप जाके नोटिस करोगे अपने पीक हिल भी नहीं रहे, वो अटक गए। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा ये चीज है। देखो क्या है कि जो फ्लैगशिप कंपनी है वहां पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स है, कुछ डीआईए, कैश रिच कंपनी है, एसेट्स है, एक्चुअल बिजनेस है। बाकियों में एक्चुअली बिजनेस था नहीं। तो ये जब रिपोर्ट निकाले गए, तो रिपोर्ट में कुछ 6-7 एलिगेशंस मेजर लगे गए। अब इसको समझना जरूरी है, क्या ये एलिगेशन सही है कि नहीं है। जैसे एक एलिगेशन लगा था कि एक केपी नाम का कोई ऑपरेटर है, नाम नहीं लेंगे, कमेंट्स में पहचान ही जाओगे, अब देखते हैं। तो केपी नाम का एक ऑपरेटर है जिन्होंने 2020 के कोविड में हेल्प करा है इनके शेयर्स को रिक करके ऊपर ले जाने के लिए, ऐसा एलिगेशन लगा। तो अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ भी फर्जी है, लेकिन हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो, क्योंकि उन्होंने कुछ तो एग्जैजरेट करे थे रिपोर्ट में। क्या होता है कि आप 10 चीजों में से 8 चीज सही हो तो 2 अपने भी लगा देते हो, तो इंटरेस्ट होगा तो मसाला तो अब यार शॉर्ट है, पैसा बनना है, कमीशन बनना है इनका। तो क्या ये चीज सच हो सकती है? हो सकता है सच है। क्यों? क्योंकि 1999 में हमारे रेगुलेटर ने इसी कंपनी को, जो जिस पे डुंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला था, उस पे एलिगेशन लगाया था कि केपी नाम के ऑपरेटर ने तुम्हारे स्टॉक्स को ऑपरेट किया हुआ और उस पे पेनल्टी भी लगी थी। काफी ज्यादा पावर थी, पावर, बिल्कुल काफी ज्यादा पावरफुल काम था। तो यार जरूरी नहीं है कि भाई 1999 में अगर हैंड एंड ग्लव रिलेशन था तो हो सकता है 15-20 साल बाद भी किया, हमको नहीं पता, बट हो सकता है क्या रिश्ता अभी तक चला आ रहा है, रिश्ता, और ये रिश्ता क्या कहलाता हमको नहीं पता। तो ये हो सकता है सही है। फिर एक और लगा था जो कि मसाले के लिए था। उन लोगों ने कंपेयर किया कि भैया अगर इसी पी की एक कंपनी देखते हैं तो उसके प्रॉफिट अलग है, उनकी सारी चीजें अलग है। लेकिन कंपैरिजन किया गया था हमारे देश की एक अच्छी एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस के साथ। टेक्निकली आप देखो कि इनकी एक कंपनी है जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाले को कंपेयर किया था, आप उसको एक एनबीएफसी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो ये तो बस मसाला, थोड़ा मिर्च मसाला डाल दो, थोड़ा सा न्यूज क्रिएट करने के लिए, न्यूज क्रिएट करने के लिए, हाइप करने, भैया शॉर्ट बनाया है, पैसा बनाना है, तो उसके लिए। तो वो मेरे को टेक्निकली इतना ज्यादा दम नहीं लगा उस चीज पे। फिर एक चीज थी, क्योंकि इनके कुछ चीजों में सही में सॉलिड दम था। तो हमारे देश में एक रूल रहता है कि जब भी आपकी कंपनी आईपीओ निकाल के मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में आ जाती है, तो प्रमोटर 75% से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, निकालना है। इनके केस में 75% तो प्रमोटर के पास है, और बाकी 25% भी जो है वो केमन आइलैंड्स और मॉरिशस, पता नहीं उधर क्या रहता है। तो भाई भतीजा मेन भाई है। बीचेस सुंदर है, सुंदर, बिल्कुल सुंदर, हाँ सुंदर बीचेस है, सुंदर काफी चीजें हैं। तो वहां पे इन्हीं की कंपनी को, तो एक तरीके से देखो
तो टेक्निकली ना 95% कंट्रोलिंग पावर इन्हीं के पास है, ऑफिशियली 75% और बाकी है। तो ये सवाल तो उठता है कि भैया कैसे अलाउ किया जा रहा है इनको, और अभी भी अलाउड है क्योंकि कहते हैं इनके दोस्त अच्छे हैं, है ना। अच्छा हाँ, मित्र अच्छे हैं, पता नहीं कौन है बट अच्छे उस पे नहीं बात करेंगे। ना भैया, वो हमें पता भी नहीं। हमें नहीं पता कौन मित्र, पता चला उड़ गए हम तीनों। तो ये चीज हो गई। तो इसमें हो सकता है, इसमें भी एक वैलिड पॉइंट था। और एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी थी, और ये मैंने तो पहले से ही नोटिस करी थी, कि इस कंपनी का अगर आप देखोगे, देखो किसी भी कंपनी को आप जब बाय करने जाते हो तो आप उसमें देखते हो कि इंस्टीट्यूशन का कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंगली इसमें कोई मेजर एफआईआई है ही नहीं। अच्छा, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट इंसान और उसमें कोई एफआईआई का इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब कुछ तो कुछ राड़ा है। सिंपल सी बात है। सिर्फ एक एफआईआई है और वो भी मॉरिशस में सेट है। और मॉरिशस में तो कैसी कंपनी सेट होती है वो समझदारों को पता ही है। तो ये कुछ एलिगेशन लगने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि गिर रहा है। अब यहां पर एक चीज होती है जिसमें हमारे देश के प्रमोटर्स बहुत अच्छा पीआर खेलते हैं। हाँ एक इंटरव्यू दिया जाता है जिसमें अचानक से सूट बूट वाला इंसान, गांधी शर्ट और थोड़ा इस हिसाब से, और पीछे भारत का झंडा, और कहा जाता है कि हमारे देश पे अटैक किया जा रहा है। सबसे पहली बात है, हमारा देश केवल एक इंसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक। एक इंसान एक कंपनी नहीं एक हो सकता। इंसान एक कंपनी कैन नॉट बी द एंटायर नेशन। सिंपल सी बात है, बट चलो ठीक है, भावनाओं में बोल दिया होगा उनने, इस हिसाब से बोला जाता है और इसको बहुत बवाल मचाया जाता है। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका रहता है, क्योंकि पी का वैल्यूएशन जो आप लोग शायद अपने चैनल में समझाते होंगे लोगों को, वैल्यूएशन और ये सारी चीजें, तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा थी, वो जस्टिफाइबल नहीं था। तो वहां पर ये चीज हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज तक क्यों प्रॉब्लम चल रही है। ये तो ये जनवरी 2023 की बात थी, अभी तक क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके बाद ठीक 2-3 महीने पहले और एक चीज आई जिसको डुंडुन डुंडनबर्ग ने जिसको डुंडुनबर्ग 2.0 का नाम दिया गया।